जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र में सामान्य अध्ययन में पूर्वालोकन में भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन पढ़ेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। आज का टॉपिक रहेगा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। उसमें सबसे पहले प्रथम कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ठीक है, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन
समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमेनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। ठीक है, चलिए तो पहला कथन हम पढ़ते हैं कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। और दूसरा कथन है विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। और तीसरा कथन है प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। अब इन तीनों में से देख के आपको बताना है कथनों में से कि कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही रहेगा उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कथन सही है वो सेकंड और थर्ड दोनों सही है। मतलब विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। और तीसरा कथन प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका जो कूट सही रहेगा, जो कथन सही रहेगा वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला कथन है इसे जून 1892 को लागू किया गया। दूसरा कथन है कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। और तीसरा कथन है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं। तो इन कथनों में से आपको सही उत्तर बताना है। उत्तर बताने से पहले देखिए क्या होता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार कथन फर्स्ट सही नहीं है। ठीक है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और
10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों, जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो, शामिल थे। इस प्रकार कथन सेकंड सही नहीं है। क्लियर है। अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरे के लिए अब बताते हैं कि 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन तीसरा भी सही नहीं है। ठीक है, तो आप अपने विकल्प से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ए ऑप्शन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए रहेगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी रहेगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 और ऑप्शन सी रहेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये जो अधिनियम की गई थी किसके तहत, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 का अधिनियम संबंधित था। ऑप्शन ए रहेगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, ऑप्शन बी रहेगा विकेंद्रीकरण से, ऑप्शन सी रहेगा द्वैत शासन से, ऑप्शन डी रहेगा विधान परिषद से। ठीक है, तो 1909 का अधिनियम संबंधित था तो किससे था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए रहेगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी किससे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें से आपका सही नहीं है। तो सही क्या है वो मैं बताता हूं कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश पर सर मॉरिस ग्वेर थे। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी
सही उत्तर है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए रहेगा 1935, ऑप्शन बी रहेगा 1937, ऑप्शन सी रहेगा 1946, ऑप्शन डी रहेगा 1947। तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1937 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र में 8वां क्वेश्चन रहेगा कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए रहेगा 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी रहेगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के। तो मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी रहेगा भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1892, है ना। तो अब इसका आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो कौन किया? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो पहला होगा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। सेकंड है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो अब इनको कूट के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3, है ना। केवल 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है, मतलब ये प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, है ना। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों को भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध मतलब ड्यूअल शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला होगा आरक्षित और बी होगा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व तो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए
पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रहा बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? पहला ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। ऑप्शन बी रहेगा 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। ऑप्शन सी रहेगा 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। और ऑप्शन डी रहेगा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही रहेगा कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित मतलब ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। कौन कौन से बांटे गए थे? सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने गए थे। पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा है भू राजस्व और चौथा है पुलिस, है ना। तो इनमें से कौन सा आरक्षित विषय माने जाते हैं? तो इसमें माने जाते हैं कौन कौन सा? न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। ठीक है, तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को 2 भागों आरक्षित तथा अंतरित या हस्तांतरित में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व तो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरू की? तो पहला ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919, है ना। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की मतलब शुरू की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए रहेगा 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी रहेगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी रहेगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई
बनाई गई। कब, किसके अधिनियम द्वारा? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट प्रथम अवध बैठक में 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 मतलब 102 निर्वाचित प्लस 41 मतलब 41 मनोनीत तथा फिर 145 मतलब 104 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या शामिल कर दिया गया है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए रहेगा 1961 एक्ट, ऑप्शन बी रहेगा 1917 एक्ट, ऑप्शन सी रहेगा 1919 एक्ट, ऑप्शन डी रहेगा 1915 एक्ट, है ना। तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 एक्ट, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो अब कथन देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। पहला कथन है कि 1919 के मॉन्टगेऊ चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्तुति की गई। ठीक है। और दूसरा कथन है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अब इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है। तो इसमें से अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से जो कथन सही है वो सिर्फ दूसरा कथन आपका सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। मॉन्टगेऊ चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए बेशक मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी।
दूसरा कथन है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें से जो कथन सही है वो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ठीक है, ए रहेगा 1926, बी रहेगा 1937, सी रहेगा 1945। अब करना क्या है कि सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कूट से कीजिए कि कौन सा कूट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो कूट सही होगा वो कूट रहेगा आपका ए और सी, मतलब 1926 और 1945। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब केंद्रीय विधानसभा निम्नांकित में से, मतलब 1926 और 1945 में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए रहेगा 1930, ऑप्शन बी रहेगा 1934, ऑप्शन सी रहेगा 1945, ऑप्शन डी रहेगा 1947। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया 1945 में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1947, है ना। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए रहेगा 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी रहेगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी रहेगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी रहेगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए रहेगा मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी रहेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी रहेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो वो आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, क्लियर है। देखिए क्या होता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशीय रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ऑप्शन ए रहेगा इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की प्रावधान था। बी ऑप्शन है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी रहेगा यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी रहेगा इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं था, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। तो ऑप्शन बी में क्या है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन ए रहेगा 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी रहेगा 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था
कब किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी रहेगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और ऑप्शन डी रहेगा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। ठीक है, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी रहेगा भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, है ना। तो इसमें से बताना है कि किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ठीक है, तो दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए रहेगा संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी रहेगा प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी रहेगा गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी रहेगा प्रांतीय गवर्नरों को। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताना है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ऑप्शन ए रहेगा अखिल भारतीय संघ मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑप्शन बी रहेगा भारत संघ मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रहेगा संयुक्त भारत यूनाइटेड इंडिया, और ऑप्शन डी रहेगा भारतीय परिसंघ। ठीक है, तो अब आपको इसमें से आंसर बताना है कि भारत शासन प्रणाली, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो कौन सी थी? तो वो प्रणाली थी भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन दिया गया, जो कि सही नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए रहेगा देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी रहेगा विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी रहेगा एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी रहेगा विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको क्या करना है? बताना है कि निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, क्लियर है?
देखिए क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए रहेगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी रहेगा इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी रहेगा इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। और ऑप्शन डी रहेगा इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठवां है प्रांतीय विधानमंडल, सातवां है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ऑप्शन ए रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन सी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ऑप्शन डी रहेगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये कब अलग हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष, ठीक है, 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है, तो आज हमने पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया। किस टॉपिक का? टॉपिक का नाम था आपका ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, अब अगला चैप्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर इसी तरह पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।